आपका थोड़ा सा एक क्लास का बैकलॉग है, वो आप मेरे साथ ले लीजिएगा एक बार। हम लोग सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है जी। रजिस्टर खोलो लाइव। लास्ट क्लास में हमने कुछ सेक्शंस पढ़े थे 2 से लेकर जे तक, 10 थे वो सेक्शन 2 ABCD EFGHIJ। ये एक्सप्लेन करेंगे। आज हम थोड़ा सा आगे से कंटिन्यू करते हैं जिससे कि हम लोग उसमें आ जाए फॉर्मल। हेडिंग डालिए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली बेटे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट है क्या? जब कोई भी दो पार्टीज मिलकर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर कोई आपस में डील करते हैं। डील का मतलब क्या कि जैसे आप मान लीजिए मार्केट जाते हो अपनी बुक खरीदने, तो आप कैसे डील करते हो? आप बुक शॉप में जाते हो, ऑफर करते हो कि आई वांट टू बाय दिस बुक। क्या वो बुक आपके पास है? अगर दुकानदार कहता है यस, वो आपको बुक दिखाता है और आप कहते हैं आई वांट टू बाय इट। ऐसा थोड़ी उसने बुक आपको गिफ्ट कर दी, उसने आपको बुक दिखाया, आपने कहा आई वांट टू बाय इट, तो वो आपको प्राइस कोट करता है दिस इज फॉर रुपीज 400 रुपीज। आप उसे 400 पे करते हो और वो आपको एक बिल के साथ बुक पकड़ा देता है। बेसिकली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप उस बुक के ऑनर बन गए, आपकी जेब से 400 रुपए निकले और वो 400 रुपए दुकानदार के पास चले गए। तो एक्चुअली में दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? लीगल राइट्स क्रिएट करता है टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट जिसकी आप डील कर रहे हैं, और वो ट्रांसफर होती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। जो ट्रांसफर हो रही है बुक, हमने बुक से एग्जांपल लिया, तो बुक ट्रांसफर हुई शॉपकीपर से आपके पास, और आपके जो 400 रुपए थे जो अब तक आपके लीगल राइट्स में थे, अब वो किसके पास पहुंच गए? दुकानदार के पास। अब वो उसका ऑनर बन गया, 400 रुपए का ऑनर बन गया दुकानदार, और आप बुक के ऑनर बन गए। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक लीगलिटी के साथ चलता है। जब भी कोई डील फाइनलाइज होती है तो ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखें जरा डेफिनेशन। डेफिनेशन सेक्शन 2H। सेक्शन 2H सेक्शन के लिए SEC से काम चल जाएगा, फुल स्टॉप। 2 आप लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल h लिखेंगे, उसे कहते हैं सब सेक्शन। ये सेक्शन है सेक्शन 2, और जो H है वो सब सेक्शन है। किसका? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपका जो हेडिंग है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? आज से ठीक 150 साल पहले, 1872। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर नाम क्या लिखा है देख लीजिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसमें सीधा हम कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आजादी से पहले का है, और अगर आज से काउंट करें तो पूरे 150 साल पहले। डेफिनेशन में लिखें एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है जी। अब नीचे लिखो एग्रीमेंट क्या था?
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। अब इसके नीचे लिखो, पहले बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको बेटे। जो एग्रीमेंट है ये अपने आप में एक वाइड टर्म। जैसे मैंने आपको बताया, आप बुक शॉप पर गए, आपने कहा आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, दिस इज कॉल्ड ऑफर। अब टर्मिनोलॉजी में चलेंगे। एक एक चीज अपने आप में माइन्यूट है। लॉ क्या करता है, आपके हर एक्ट को डिफाइन करता है। आप बुक शॉप के पास गए, आपने कहा आई वांट टू बाय दिस बुक, दिस इज नोन एज ऑफर। दुकानदार कहता है ओके 400 रुपए की है, ओके बोल दिया। जैसे ही उसने ओके बोला, वो बन गया प्रॉमिस। उसने एक्सेप्ट कर लिया आपकी ऑफर, उसने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इट कन्वर्ट्स इनटू प्रॉमिस। जैसे ही आपने 400 रुपए दिए, वो कंसीडरेशन कहलाता है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। और एक और लिखवाया था इसके बारे में, क्विड प्रो को, लैटिन फ्रेज है ये, इंग्लिश नहीं है ये, लैटिन वर्ड क्विड प्रो को, क्योंकि हमने लैटिन से भी उठाया है अपने लॉ को, और हम लोगों ने यूरोप से उठाया ना। हमारा जो लॉ है यूरोप से उठाया। आपकी जो क्लास में से उसको बताएंगे पूरा। तो वहां से जब ये उत्तर आया क्विड प्रो को, तो उसमें आया कि समथिंग इन रिटर्न, बुक के बदले 400 रुपए, 400 रुपए के बदले बुक। ये दोनों तरह से देखी जा सकती है, बुक के बदले 400 रुपए, और आप कह रहे हो 400 रुपए के बदले बुक, दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो छोटा सा लिख लीजिए, ये एग्जांपल लिखा देता हूं, उससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। राम मेक एन ऑफर टू द शॉपकीपर, राम मेक एन ऑफर टू द शॉपकीपर, राम मेक एन ऑफर टू द शॉपकीपर टू बाय लॉ बुक। आप लॉ की बुक खरीदने गए, कॉमा, शॉपकीपर ask you to pay ₹500, shopkeeper ask you to pay ₹500, full stop. Ram paid ₹500 and got the book, and got the book. अब नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो इट्स एन ऑफर, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, राम आस्क टू बाय द बुक। ये ऑफर है कि राम ने कहा कि मेरे को बुक खरीदना है। सेकंड, इट्स एन एक्सेप्टेंस, इट्स एन एक्सेप्टेंस व्हेन, ब्रैकेट में लिखो, शॉपकीपर्स ready to sell the book, shopkeeper ready to sell the book। ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। अच्छा बेटा, ऑफर का सेक्शन क्या था, 2A, आप लिख लीजिएगा। ऑफर के ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन 2A, जैसे 2H लिखा है ना अभी, वैसे ही सेम सेक्शन 2A, ये ऑफर का सेक्शन है। और नीचे लिख लो एक्सेप्टेंस में सेक्शन 2B, सेक्शन 2B। तो एक नीचे एक पॉइंट और लिख लो, थर्ड पॉइंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। थर्ड पॉइंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इसी से एक एग्जांपल को सेट करके आगे तक पढ़ रहे हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। लीगल टर्म्स में कहा जा रहा है कि जब आपने कहा कि मैं बुक खरीदने को तैयार हूं और बुक शॉपकीपर ने कहा कि इट्स ओके, तो इट्स बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, ₹400 द प्राइस, ₹500 लिखा है इसमें, ₹500 द प्राइस। इसके ब्रैकेट में लिख लो दिस इज कंसीडरेशन, दिस इज कंसीडरेशन।
क्या था ये? 2D था, D, 2D, दिल्ली वाला D, स्मॉल d आएगा। अब इसमें C मिक्स हो गया, अब काफी A B के बाद D आ गए, 2C भी बताएंगे क्या होगा, ठीक है जी। तो जैसे ही कंसिडरेशन बना तो अभी मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई है एग्रीमेंट की? एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एनी एग्रीमेंट, हाँ वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि एग्रीमेंट में जैसे ही इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अभी तक तो हम एग्रीमेंट पर ही नहीं पहुंचे, अभी तक चल रहा है ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। तो ये एग्रीमेंट कब बनेगा? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। आगे बात समझ में जी? यानी अभी हम एग्रीमेंट में पहुंच गए जैसे ही आपने 400 रुपए दिए। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, क्या बुक को कानूनी बेचना बैन है? नहीं, इसका मतलब लॉ अपने आप इन्फोर्स हो गया। क्या आपने कोई ऐसी चीज मांगी जो लीगली बैन है? नो, यानी कंसिडरेशन जो आपका चल रहा है एक दूसरे के साथ बुक और पैसे का जेन्युइन है। क्या दुकानदार ने आपको फोर्सली आपसे पैसे मांगे? नो, फ्री कंसेंट है। तो ये इन्फोर्सिबिलिटी की बात आ रही है। तो एग्रीमेंट में जैसे ही इन्फोर्सिबिलिटी आई वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हमने आगे बढ़ना है। तो देखो एग्रीमेंट क्या कह रहा है, तो एग्रीमेंट के एक्चुअल डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या है एग्रीमेंट? सेक्शन 2 क्या लिखाया था याद है? लिखवाई है, चलो आप लिख लो, इन्होंने तो लिखा हुआ है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखो बेटा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने प्रॉमिस किया आपसे और आपने भी प्रॉमिस किया एक तरीके से। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बुक खरीदना चाहता हूं, आपने प्रॉमिस किया कि 400 रुपए। तो ये प्रॉमिस के या तो एक प्रॉमिस है या कई प्रॉमिस भी एक साथ हो सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, चलो बुक ले ली, अच्छा अम्ब्रेला भी चाहिए जी, आपकी दुकान पे अम्ब्रेला भी है, ये 300 रुपए का है, चलो जी ठीक है। अच्छा आपने तो ये भी रखा हुआ, ये भी दे दो। तो क्या मेरे जो प्रॉमिस है एक साथ कई होते जा रहे हैं, ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए। यानी जब हम कभी किसी एग्रीमेंट में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां एक ही प्रॉमिस हो, मल्टीपल हो सकते हैं। आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, वो कहता है कि मेन सेक्शन ये रहा, आपने कहा पेमेंट नीचे करनी है, मेन सेक्शन से आपने सामान उठा लिया। अच्छा जी किड सेक्शन ये ली, स्पोर्ट्स सेक्शन ये उठा लो। हर सेक्शन में अलग अलग है, वो आपको एक छोटा छोटा काउंटर फाइल देते रहेंगे जी, आपने यहां से ये लिया, ये ले लिया, नीचे जाएंगे वो पेमेंट कर दो। सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो गया। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो वही हुआ, हमारा प्रॉमिस बुक खरीदने का था, बुक के बदले 500 रुपए चले तो कंसिडरेशन आ गया। इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो, इट्स एन एग्रीमेंट। अब बात आ रही है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ की। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया बेटा? प्रॉमिस पढ़ लिया। प्रॉमिस की आप डेफिनेशन लिख लो, प्रॉमिस क्या होता है? याद है आप लोगों को? नहीं, प्रॉमिस की लिखी थी डेफिनेशन? नहीं लिखी तो लिखो, प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखो। तो फिर प्रॉमिस से पहले ऑफर की भी नहीं लिखवाई होगी फिर मैंने? ऑफर की लिख ली थी, ठीक है।
तो आप प्रॉमिस की डेफिनेशन लिख लो बेटा, ऑफर की भी लिखवा देते हैं आपको। when the person to whom proposal is made and who signifies his assent, his assent, ASSENT, एक्सेप्टेंस का वर्ड आ रहा है एसेंट। आपने एग्री किया, आप एग्रीड हो। जब मैंने बुक शॉप को कहा कि मेरे को 4 बुक चाहिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका प्रॉमिस, आपका प्रपोजल। ये है क्या लिखा, assent thereto, comma, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. Full stop. When the proposal is accepted, it becomes a promise. एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिखवा दिया था तो एक्सेप्टेंस ही तो प्रॉमिस बन गया। is known as promise. ठीक है जी, ये सेक्शन 2B था हमारा, ठीक है ना, ये 2B था ना। एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस, 2B क्या था, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस जैसे होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है जी। एक बार ये एग्जांपल आप लोग पढ़ें, देखो क्या कहता है। जो हम बोल रहे हैं वही चीज कह रहा है बिल्कुल। A agrees with B to sell car for ₹2 lakh to B। सेम है जैसे हम शॉप पर गए, वही बात हो गई। A और B ने एक दूसरे के साथ डील किया। A एग्री कर रहा है कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए की बेच दूंगा। तो यहां पर जो कंसिडरेशन है, एक के लिए कार है, दूसरे के लिए 2 लाख रुपए है। और जब A ने ऑफर किया तो वो बन गया ऑफरर, और अगर B एक्सेप्ट करता है तो B बन जाएगा एक्सेप्टर। तो जैसे ही ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगी बन जाएगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ 2 लाख रुपए जुड़ गए कंसिडरेशन, तो बन जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट में देख लो, ये भी आप पढ़ लें। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ को दिमाग पे रखना है। एक फादर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे से, पॉकेट मनी दूंगा 500 रुपए हर महीने। 500 रुपए दूंगा, पॉकेट 500 रुपए हर महीने। बेटे ये एक सोशल प्रॉमिस है। अगर फादर मना कर देता है देने से, तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन कहां है। अगर मैं आपको 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं हर महीने, आपके फादर आपको तैयार है 500 रुपए हर महीने, तो कंसिडरेशन कहां है। ये तो ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। आप क्या दे रहे हो, 500 रुपए तो मैं दे रहा हूं, फादर दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हो फादर को। हाँ, अभी यही तो बता रहे हैं। बुक शॉप वाले के लिए 500 रुपए, मेरे लिए बुक। अब आओ पॉकेट मनी में, आपके लिए 500 रुपए, फादर के लिए सिर्फ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एक एडोरेंस कि मेरा बेटा है, यही तो है और कुछ नहीं है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन बाउंडेड बाय लॉ नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एग्रीमेंट तो है, फादर और सन के बीच एग्रीमेंट तो हो गया कि विल पे यू 500 रुपया, लेकिन क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है।
और अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो सिंपल एग्रीमेंट रह गया। ठीक है जी, तो देखो लिखा भी है, दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही यहां पर, ना ही ऐसी कोई इंटेंशन है, सिंपल, हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो एग्जांपल याद रहेंगे। बुक शॉप वाला तो आपका कार जैसा ही है। बुक शॉप मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप अपनी लाइफ में भी बहुत बार गए हैं बुक खरीदने। तो अब जाकर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन, लिखो जरा, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इनकी हेडिंग आपने लिखनी है, बाकी इसके अंदर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है जी, पहला डिफरेंस है मीनिंग। अब ध्यान से सोच के बताओ, इसको बाद में देखना। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रपोजल चलता है, प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ता है तो वो एग्रीमेंट बनता है, और जैसे ही एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आती है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसका मतलब एग्रीमेंट पहले बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है। तो एग्रीमेंट के अंदर क्या चाहिए आपको, सिर्फ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, एग्रीमेंट के साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी चाहिए। यही मीनिंग है। देख, every promise and every set of promises forming the consideration, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन जोड़ दिया, एग्रीमेंट, मीनिंग क्लियर। और कॉन्ट्रैक्ट में देखो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। पहला डिफरेंस क्लियर, फर्स्ट डिफरेंस था मीनिंग। सेकंड लिखो स्कोप, सेकंड है स्कोप। बाकी सिर्फ ऐसे हेडिंग लिखनी है आपको, बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या कहा था, फादर ने जो एग्रीमेंट किया अपने बेटे के साथ वो सोशल एग्रीमेंट था, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है। एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट चुनिंदा हो सकते हैं। तो स्कोप क्या कह रहा है, इट इज वाइडर टर्म, बिकॉज इसके अंदर लीगल भी है और साथ में सोशल ऑब्लिगेशंस भी आ गए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही बनेगा जिसके अंदर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगी। तो वो नैरो कंसेप्ट हो गया, वो वाइडर कंसेप्ट हो गया। स्कोप, ये स्कोप क्लियर जी। तो ये नोट नहीं करना, आपको बुक में सब है, मैं आपको हेडिंग लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट नहीं करना, सिर्फ आप पॉइंट लिखो। एक बार समझ आ गया तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जहां जहां जरूरत होगी मैं वहां लिखवाता जाऊंगा ब्रीफ करते जाए। इसमें तो ऑलरेडी बहुत ब्रीफ है। लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही तब है जब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही हो, जबकि एग्रीमेंट में कुछ एक जगह लीगल ऑब्लिगेशन ना हो तो भी एग्रीमेंट बन जाता है। क्या कह रहा है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल वाले में कहां क्रिएट कर रहा था, पॉकेट मनी में कहां क्रिएट कर रहा था लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये तो हमेशा करेगा, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लीट होना लीगल एसेंशियल है इसके लिए। जब तक वो नहीं होगा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। फोर्थ लिखो नेचर। ये क्वेश्चन बनता है, जो नेचर है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, और फिर आप ये डिफरेंस को साथ रखकर ये आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या बनता है, डू ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? तो आप कहेंगे नो, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज व्हाई all agreements are not contracts, well all contracts are agreement. Clear? Very good.
ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझना, उसकी डेफिनेशन, उसके एसेंशियल। अब आ रहे हैं सेकंड एसेंशियल्स पर। लिखो जी, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम समझ रहे थे एग्रीमेंट के साथ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। अब वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है क्या, अब उस पर आ रहे हैं। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा। बेटे एसेंशियल्स को सेक्शन 10 में एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ऐसे बोलते हैं क्या, इज सेक्शन 10 एग्जॉस्टिव? हुआ क्या, जब स्टार्टिंग में कभी कॉन्ट्रैक्ट बना, जब उनको डिफाइन करना शुरू किया गया होगा 1872 से पहले होना शुरू हो, तब तो 72 में आए होंगे। जो उस वक्त के जो नॉलेजेबल लोग थे, उन्होंने उस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से डेफिनेशन बनाई। आज से 150 साल पहले आप समझ सकते हैं कि अगर 150 साल पहले भी ये डेफिनेशन बन गई तो लोग उस वक्त कितने ज्यादा दिमाग रखते थे। बट क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो 150 साल पहले जो एसेंशियल एलिमेंट्स क्रिएट किए गए, 6 एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको इसमें, हाँ, वो पूरे नहीं बैठे, वो पूरे नहीं बैठे। और टाइम टू टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो हमारे कोर्ट्स में, जो हमारे एप्लीकेशंस में चेंजेस आते गए, उसके साथ कुछ 5 एसेंशियल्स और बने जो वास्तव में नेसेसिटी हो गए, वो भी एसेंशियल हो गए। एज पर डेफिनेशन 6 थे, लेकिन जैसे ही स्कोप बढ़ा बिजनेस का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस की बात हो रही है, जैसे जैसे बिजनेस एनलार्ज होता चला गया, हमारी मॉडिफिकेशंस होते गए हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे बिजनेस स्टाइल्स में, तो 5 और आए। इसलिए सेक्शन 10 को कह दिया कि सेक्शन 10 इज नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि सेक्शन 10 अपने आप में पूरा नहीं करता। सेक्शन 10 सारे एसेंशियल डिफाइन नहीं करता। तो सबसे पहले एज पर सेक्शन 10 लिखते हैं। लिखो, एज पर सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, all agreements or contracts, all agreements or contracts if they are made by free consent, फ्री कंसेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, फ्री कंसेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑफ द पार्टीज। कितनी पार्टीज होती है कम से कम? 2 तो है ना, दिख रहा है हमें, पार्टीज को अंडरलाइन कर लीजिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉम्पिटेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये पूरा एक सेंटेंस है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अभी समझाएंगे सारा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये एक है पूरा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड वर्ड को भी समझाएंगे। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड पूरा एक है। ये डेफिनेशन बनाई गई एसेंशियल्स की, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। पहला क्या आया डेफिनेशन, इसी को पढ़े। सबसे पहले क्या लिखा है, ऑल एग्रीमेंट्स,
तो देखो पहला क्या है, एग्रीमेंट। डेफिनेशन के हिसाब से एज पर सेक्शन 10 क्या है सबसे पहला, एग्रीमेंट। सेकंड, पार्टीज मैंने लिखवाया है, अंडरलाइन करवाया है पार्टीज मैंने, लेकिन पार्टीज इसका इस तरफ चला गया, टू पार्टीज को एसेंशियली बनाया गया था, तब उन्होंने कहा कि ये तो होता ही है, इसमें क्या लिखना, एसेंशियल में लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बाद में कुछ एक जगह ये प्रॉब्लम हुई। कब प्रॉब्लम हुई है, एक कंपनी ने अपने ऑनर को ही कुछ सामान दे दिया, तो वहां पर तो कंपनी समझ में आ गया जी, कंपनी अलग है ऑनर अलग है। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म थोड़ी ऑनर को कुछ सामान बेच सकती है, बेच सकती है नहीं। हाँ, वहां जब डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी तब टू पार्टीज को अलग से कहा गया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया। बिजनेस से प्रॉफिट दिखाना है, अपने रिश्तेदारों को सामान बेचना शुरू, सेल नहीं हो रही, अरे दे दो, अरे ये दो, अपने घर में जा रहा है सामान सिर्फ सेल दिखाने के लिए। बिजनेस प्रमोटर दिखा रहे हैं ना कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, सामान अपने घर में जा रहा है, तो एक्चुअल में बिजनेस हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो बाद में इस तरह की समस्याएं आई, तो जाके टू पार्टीज इस तरफ आया। वो सेक्शन 10 के बियॉन्ड था, लेकिन पैसे मिल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपने सुना होगा कि यू कांट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ, वो लॉ का लूपहोल्स का फायदा उठाने वाली बात थी, एक्चुअल में वो सेल नहीं थी। ये चीज है, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, ड्राइंग्स क्या था, जो आप अपने घर ले गए सामान, वो ड्राइंग्स था ना, कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, तो ड्राइंग्स क्या था, बेशक से जबकि आप अपने घर ले जा रहे हो, बिल कटवा लो, जीएसटी लगा लो, लेकिन उसमें आया कि तो आप पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हो, वो ड्राइंग चलाएगा। उसके पीछे यही लॉजिक था, बिकॉज यू आर नॉट टू पार्टीज, आप सिंगल पार्टी हो, आप अपने आप के साथ कैसे एग्रीमेंट कर रहे हो। तभी तो कह रहा हूं, जैसे जैसे वाइडर होता गया, जैसे जैसे लोग मिसयूज करते गए लॉ का, तो सेक्शन बनते गए कि नहीं भाई टू पार्टीज अलग कर दो। तब तो एसेंशियल एलिमेंट 6 थे, वो कहते जी मैं तो एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल कर दिया, देख लो जी एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, सब कुछ है। लॉ कंफ्यूज कर रहे हैं लॉ को, यार ये तो हद हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक और बना दो ऑफिशियली, 2 पार्टीज का होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी कर दिया। सेकंड देखो फिर क्या मैंने अंडरलाइन करवाया, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट मतलब आपकी अपनी कंसेंट, वो भी फ्री। 2 चीजें हैं, फ्री कंसेंट 2 चीजों का मिक्सचर है। पहली बात आपकी कंसेंट, दुकानदार एग्रीड हुआ आपको किताब बेचने के लिए, वो उसकी कंसेंट है। आपने कहा 400 रुपए महंगे हैं, 500 रुपए महंगे हैं, तो भाई इससे कम नहीं मिलेगी, आपने तुरंत गन निकाली, 100 की दे रहा है कि नहीं दे रहा, मेरा भाई सर ले जाओ, पैसे ही मत दो, बहुत बढ़िया, नहीं दे रहे, बुक ली, आ गए आप, क्या आप कंसेंट फ्री हुई। धमकी, क्वेश्चन, यहां पर कंसेंट फ्री है। इसलिए फ्री कंसेंट में भी 2 चीजें हैं, फ्री और कंसेंट। पहले आप कंसेंटेड हो, ऊपर से वो कंसेंटेड भी आपका फ्री होना चाहिए, फ्री माइंड, किसी की वजह से नहीं। ठीक है जी, मिस रिप्रेजेंटेशन से भी हो जाता है, वो फ्री कंसेंट नहीं है, झूठ बोलने से हो गया, फ्रॉड, ये सब फ्री कंसेंट में आ गए। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे फिर क्या लिखा मैंने, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट क्या होता है बेटा, हिंदुस्तान में शादी कौन कर सकता है एज के हिसाब से, लड़का लड़की में, लड़का 21, लड़की 18, तभी कॉम्पिटेंट हुए ना। 17 साल की लड़की शादी कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, अगेंस्ट लॉ हो गया, कॉम्पिटेंट नहीं। ऐसे ही कुछ और भी बनाए गए कि एक शराबी शराब पीकर धुत पड़ा है, आप उसे कह रहे हो जो घड़ी पहन रखी है लाख रुपए की, ये मुझे दे दे भाई 5000 रुपए की, मुझे पता ही नहीं, ले ले आपने 5000 रुपए पॉकेट में ले आ गए, आप पुलिस वालों ने पकड़ लिया आपको, जरा भाई
घड़ी पहन रखी है बहुत अच्छी तरह, आज कितने की खरीदी? 5,000 रुपये। किससे खरीदी? उससे खरीदी। उससे पूछा तूने बेची? कह रहा नहीं जी। कह रहा बेची तो थी, जेब में 5,000 रुपये डाले। कह रहा जी कब डाले पता नहीं। ल्यूनेटिक्स। अगर वो पिए हुए हालत में है जिस वक्त तो डिसीजन नहीं ले सकता तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। एन इडियट जो डिसीजन नहीं ले सकता वो कॉम्पिटेंट नहीं है। या फिर तीसरा, दो हो गए ना। पहला क्या हुआ? एज। दूसरा क्या हुआ? अनसाउंड माइंड है आप किसी वजह से। तीसरा क्या हुआ? आप लीगली रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप जब छोटे थे आपको पढ़ाया गया था एनिमी कंट्री। क्या होता है एनिमी कंट्री? जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गई, जैसी वॉर डिक्लेयर, देखो वॉर डिक्लेयर होना इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, छुटपुट छुटपुट। वॉर डिक्लेयर नहीं। वॉर कहां डिक्लेयर्ड है? यूक्रेन और रशिया में। वहां वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन आपस में ऑफिशियली वॉर कर रहे हैं। अब वहां पर वो दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के लिए एनिमी कंट्री हैं। अब अगर एज पर इंडियन लॉ, यूक्रेन और ये रशिया की बात नहीं कर रहा, ये काम इंडिया में हो रहा होता, मान लो पाकिस्तान से वॉर है और वॉर डिक्लेयर हो गई, तो मैं पाकिस्तान के हर सिटीजन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करता हूं तो वो रिस्ट्रिक्टेड है उस वक्त तक जिस वक्त तक वॉर डिक्लेयर है। पहले और बात के ठीक है, उस ड्यूरेशन में वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो है कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी का एक तीसरा पार्ट भी हो गया। आगे आया लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? आप बुक ही तो खरीद रहे हो, लेकिन आपने सुना होगा कुछ बुक्स बैन है बिकने के लिए, ऑफेंसिव बुक्स या कुछ ऐसे कंटेंट्स जिन्हें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जो एज पर लॉ रिस्ट्रिक्टेड है। उनको आप अगर वो दुकानदार उन्हें बेच रहा है तो क्या फिर वो लॉफुल कंसिडरेशन है? मेरे लिए क्योंकि मेरा कंसिडरेशन अब बुक है, और उसके एंगल से देखूं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरे लिए वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है और उसके लिए वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन आपस में मिलते जुलते। आपका दिल करा चलो यार AK-47 खरीद के लाते घर में रखेंगे, क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है, हो सकता है वहां पर उसने सारे लीगल नॉर्म्स फुलफिल कर दिए हो, तो उसके लिए वो लीगल ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे साइकिल पर सुबह सुबह एक वो यूनिफॉर्म पहनकर एक बंदा बंदूक लटका कर चल रहा होता है। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था यार ये बड़ा वीर है, इसके पास बुक है लेकिन साइकिल पे आ रहा है। तो जब बड़े हुए समझदार हुए तो समझ में आया कि वो सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। तो उसने वो जो बंदूक है वो लाइसेंस लेकर अपने नाम पर अलॉट कराई हुई है, तो वो क्या है उसके लिए लीगल ऑब्जेक्ट। अब वो बुलेट्स भी खरीद सकता है, हम बुलेट्स भी नहीं खरीद सकते क्योंकि वो कहेगा फिर किसलिए, जब आप लीगली उसके लिए है ही नहीं एलिजिबल तो आप खरीद ही नहीं सकते। तो आप बुलेट भी नहीं खरीद सकते, बुलेट भी हमारे लिए अनलॉफुल हो गया। ठीक है जी। अब आ जाओ, लास्ट क्या था? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, तो ऊपर भी देखो वही लिखा हुआ है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एज पर सेक्शन 24 to 30 and 56। 8 सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। ये जितने भी हमने पढ़े हैं सब चैप्टर है। एग्रीमेंट अपने आप में एक चैप्टर है, फ्री कंसेंट अपने आप में एक चैप्टर है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट सब अपने आप में एक चैप्टर है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, समझ के बात को। तो ये तो हो गए हमारे एज पर डेफिनेशन सेक्शन 10, जहां तक है ये सेक्शन 10 की डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी। एक और अभी एक पिछली क्लास में बात हो रही थी, जब भी बेटे आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखते हो, देखना जरा, इसके हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
इन्होंने तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आप एड्रेस करेंगे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है। ठीक है जी। अब इसमें जो एक एक्ट वर्ड आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट के दो मीनिंग होते हैं। ये तो लॉ वाला एक्ट है और एक सिंपल एक्ट होता है, एक्शन से बना है। उस एक्ट और इस एक्ट में ये फर्क है कि जब ये वाला एक्ट लिखा जाएगा तो ये कैपिटल तो आएगा ही आएगा, और जब वो लिखा जाएगा तो उसमें स्मॉल ए होगा। तो यही बढ़ाया था कि सर बोलते बोलते कि कौन सा एक्ट लिखना है सर, जैसे कभी हम लिख रहे हैं डेफिनेशन में कौन सा एक्ट लिखना है, ध्यान रखना। जब हम एक्ट यानी एक लॉ की बात कर रहे हैं दैट टाइम एक्ट ये कैपिटल, और सिंपल किसी एक्शन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल। ठीक है जी। ये 6 पॉइंट क्लियर, याद हुए क्या? नाम याद हुए क्या? 6 के 6 जरा एक बार देखो आंख बंद करके, याद हुए क्या? पहला एग्रीमेंट, दूसरा कैपेसिटेड कॉम्पिटेंट, फिर लॉफुल के साथ 2 है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड पॉइंट। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक है और एक सेक्शन 56 में अलग से आएगा। ठीक है जी। ये थोड़ा सा याद रखें। सेक्शन जहां जहां आपके मॉड्यूल आपको बताएगा हम उसी पर फोकस करेंगे, अदरवाइज तो पूरे इसके अंदर 190 सेक्शन है। 190 सेक्शन याद करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर किसी को याद है तो अपने आप में एक मिरेकल ही हो जाता है। लेकिन जितने सेक्शन हमारी बुक मेंशन करेगा, मॉड्यूल मेंशन करेगा, हम सब लिखेंगे। ठीक है जी। मॉड्यूल को पूरा फोकस करके चलते। अब ये तो वो थे जो सेक्शन 10 ने डिफाइन किए। देखो ये वर्ड, ये लाइन, सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, मैंने यही बोला था। ये तो तब था जब स्टार्टिंग में बना, तब तो 6 पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट में इन्होंने सोचा सब कुछ आ गया। एग्जॉस्टिव मतलब होता है सब कुछ आ जाता। तो उन्होंने कहा जी नहीं, सब कुछ नहीं आया, नॉट एग्जॉस्टिव है ये। तो ये क्वेश्चन बना बच्चों, बाद में जब उल्टा करके कोई चीज को पूछ रहा हो ना कि इस सेक्शन 10 इज एग्जॉस्टिव, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे कहेंगे ये कहां से आ गया। कुछ बच्चे ने जिसने सेक्शन 10 ही नहीं पता तो वो समझ नहीं पाएगा ये क्या है। अब वो एग्जॉस्टिव को लेकर कुछ ना कुछ कहानियां लिखा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 10 कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेंशियल एलिमेंट की बात हो रही है। एसेंशियल एलिमेंट का मतलब उसमें तो 6 डिफाइंड है, तो वो कह रहा है नॉट एग्जॉस्टिव है, क्योंकि जी 6 से काम चल नहीं रहा, 5 और आ गए, तो क्या हो गया ये नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है जी, है ना? अच्छा पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो वो जो 5 और क्या है उन पर फोकस करें। तो कह रहा है जी 11 हो गए टोटल, तो 6 आपने याद कर लिए, 5 अभी और आपने याद करना। वो कह रहा है जी 5 में पहला तो 2 पार्टीज ये मैंने वहां मार्क करवा दिया था, तो 7 हो गए। 8वां आप अगर ध्यान से देखो कंपैरेटिवली, जो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वहां लीगल की बात हो रही है। लॉ आ गया, लॉ आ गया तो मतलब लीगलिटी आ गई, और जहां लीगलिटी आ गई तो वो क्या कह रहा है, इंटेंशन क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप बनाने की। गन पॉइंट पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगी क्या? नहीं, फ्री कंसेंट एज पर लॉ, कॉम्पिटेंट हो पार्टीज, तो वो वहीं से निकल कर आया है। फ्री कंसेंट और कॉम्पिटेंसी से ही निकल कर आया है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल फॉर्मेलिटीज, लेकिन स्पेसिफिकली उसे डिफाइन करना पड़ा अलग कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने वहां मिसयूज करना शुरू कर दिया। समझ रहे बात? फिर उसी लीगल रिलेशनशिप को आगे कह रहा है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये क्या चीज है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल फॉर्मेलिटीज डिफाइंड है, आपके बुक खरीदने में डिफाइंड नहीं है। ऑल्दो आज जीएसटी ने डिफाइन कर दिया है कि आप कोई भी सेल परचेज करते हो जीएसटी वाला बिल ले लेना जी, बोलते हैं ना। केजरीवाल साहब बोले जीएसटी का बिल लिया क्या? क्यों? बिल कटेगा तो जीएसटी बनेगा, जीएसटी जाएगा सरकार के पास,
तो वो अपने आप में लीगल फॉर्मेलिटीज बना दी आपके लिए कि जरूरी है जी बिल लेना है। अब क्या हुआ, छोटे मोटे तो चला लेते हैं काम। किसी बड़ी बुक शॉप पर जाइए, उसे कहिए जी कैश ले लो, बिल की जरूरत नहीं। वो कहे रुक जाओ भाई साहब, बिल कटेगा बकायदा। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, बिल कटेगा। छोटे मोटे दुकानदार कर जाते हैं, उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है। जैसे आप रोज सुबह दूध दही पान वगैरह कुछ खरीदने ले जाते हो घर के लिए, जो सिगरेट पीते हैं सिगरेट खरीदते हैं, बिल लेते हैं नहीं। और पता चला दुकानदार एक सिगरेट, अरे रुक जा बिल बनाऊंगा, पता चला बिल बनाते बनाते ही थक गया, तो सरकार ने वहां थोड़ा सा एग्जाम्प्ट कर दिया। कोई छोटे मोटे को एग्जाम्प्ट कर कि आप इकट्ठा कर देना, लास्ट में कर देना इकट्ठा कि कितनी आपकी सेल हुई उसके हिसाब से जीएसटी दे दो। वो एक लमसम उस तरह से वो कर लेते हैं मैनेज। जब आप सीए बन जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों के पास आएंगे। अब आती है बात, मेन एग्जांपल क्या रहेगा लीगल फॉर्मेलिटीज का। आप घर खरीदने जाते हो, घर, ये तो हो गई छोटे मोटे दूध दही की बात समझ में आ गई। कैसे खरीदोगे घर? कार खरीदने जाओगे, कैसे खरीदोगे कार? क्या पॉसिबल है जेब में पैसे भर के ले गए, ले भाई आज मुझे पसंद आ गई कार, पकड़ कितने पैसे चाहिए? पिक्चर में दिखाया था ना, चिरंजीवी गया थैला लेके भर के, ले भाई मुझे कार चाहिए, पकड़। क्या खरीद सकते हो आप? नो, यू कांट बाय। लीगल फॉर्मेलिटीज है। 1 लाख से ज्यादा की तो पेमेंट नहीं कर सकते आप कैश। 2 लाख 2 लाख से ज्यादा की तो कैश पेमेंट नहीं कर सकते आप। फिर फंस गए वहां पर। बाकी कैसे देना है जी? चेक, चेक नहीं है जी, ड्राफ्ट। ऑप्शन दिए, लेकिन तरीका वो रहेगा। ड्राफ्ट बनवाने जाओगे बैंक के पास, बैंक क्या कहेगा? अकाउंट है? नहीं है। फिर उसके बाद 50 लफड़े, ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, तो वहां आ गई लीगल फॉर्मेलिटीज। तो घर खरीदना कार खरीदने के अपने एक लीगल सिस्टम है, यू हैव टू ऑप्ट दैट सिस्टम। आप उस सिस्टम को अवॉइड नहीं कर सकते सर, वो है लीगल फॉर्मेलिटीज। कार खरीदने जाओगे, वो आपसे मांगेगा लाइसेंस है, तो आपको वो कहेगा नहीं। फिर आप क्यों खरीद रहे हो कार जब लाइसेंस नहीं है? फिर आप क्यों खरीद रहे हो कार जब लाइसेंस नहीं है? तो घर खरीदने जा रहे हो, कॉम्पिटेंट होने चाहिए आप। 18 साल के हो, गार्जियनशिप में खरीद सकते हो, अभी नहीं। अभी आप हमारे साथ एग्रीमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि आप माइनर हो, तो माइनर रिस्ट्रिक्टेड है। समझ रहे बात? तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज की बात हो रही है। अदरवाइज तो लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो समझ में आ गई। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जहां पर कागज का काम बहुत होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज की बात हो रही है। क्या आपने ऐसी सी एडमिशन ज्वाइन कर लिया सी में? आपने भी ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी की, वो है लीगल फॉर्मेलिटीज, और वो अपने आप में लीगल फॉर्मेलिटीज है। क्या कोई स्टूडेंट कह सकता है मैंने तो कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, मेरा तो देख आगे एनरोलमेंट नंबर? कह सकता है कोई बच्चा? नोबडी। मोदी जी भी करना चाहें, केजरीवाल साहब सीए करना चाहें, उनको भी वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इवन राष्ट्रपति जी भी करना चाहें तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। किसी के लिए, मतलब जिसके लिए जो एग्जम्पशन नहीं है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी यहाँ करनी है, वो करनी है। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, सर्टेनिटी। ये क्या होता है सर्टेनिटी? सर्टेनिटी है कि आप कहते हो कि मुझे समुद्र में लैंड खरीदनी है। सर्टेन है समुद्र में लैंड कहाँ है? कुछ टापू है, उनको एग्जाम कर रहा हूं कि वो नहीं। आपने वैसे ही कहा कि लैंड खरीदनी है। दुबई ने, हालांकि उन्होंने तरक्की कर ली है, समुद्र के उन्होंने आर्टिफिशियल बीचेस बना दिए हैं, बट लैंड नहीं है। तो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल बीच है, लैंड नहीं है। तो जब वो सर्टेनिटी नहीं है तो कैसे खरीद पाओगे आप? आज मैं आपको इन्फ्लुएंस कर देता हूं कि डोंट वरी, मैं आप लोगों को
कोई ऐसी चीज दूंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी, ऐसे आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप कह रहे हो कि क्या, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। जो चीज सर्टेन नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? सर्टेनिटी जरूरी है। उसमें आगे केसेस भी आए हैं कि आपने एक ऑर्डर किया यूरोपियन कंट्री के साथ किसी भी सामान का, मान लो आपको टीवी मंगाना है, बहुत बड़ा सा टीवी, नहीं इससे ही बड़ा टीवी आपने मंगाना है, चल पड़ा वहां से, तो कह रहा है जी बाय शिप आ रहा है, ठीक है जी, उन्होंने भेज दी और पता चला कि शिप डूब गया। शिप डूब गया, सामान वहां से चला था, तो उसकी सर्टेनिटी पॉसिबल है क्या? वो ये कह सकता है कि मैं दूसरा भेज देता हूं, लेकिन मान लो उसका दूसरा कोई मॉडल ही नहीं है, वो स्पेशली बना ही आपके लिए, तो अब सर्टेनिटी पॉसिबल है क्या? इस टाइम पर पॉसिबल है क्या? इस टाइम पर तो पॉसिबल नहीं, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। समझ रहे बात? तो सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट को लेकर, जिस एक्ट को लेकर आप आपस में डील कर रहे हैं, वो जो दो पार्टीज, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट तो सर्टेन हो, वो ऑब्जेक्ट तो सर्टेन हो। क्लियर पॉइंट? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सर्टेनिटी क्या हुआ कि अब वो समान है ही नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि क्या वो परफॉर्म किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है पूरा होने की। कोई एक्ट आपने बात की, उस एक्ट को परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है क्या? आपने एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी जो लैंड है, उस लैंड पर आप जो भी क्रॉप लगाते हो, वो क्रॉप मुझे चाहिए। डिसाइड हो गया, फ्यूचर के लिए बनाए कॉन्ट्रैक्ट। आपने टोकन मनी दे दिया, तो जो भी था प्यार सब कुछ हो गया। बाढ़ आ रखी है आजकल, बाढ़ आ गई, सारी क्रॉप खराब हो गई। अब उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अब है क्या? किसान क्या कहेगा? आप क्या क्या हाथ जोड़ देगा कि सॉरी सर पूरा नहीं कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा रहेगा? क्या आप उसे फोर्सेबली इन्फोर्स कर पाएंगे? ये इसलिए बना कि किसान रो रहा है कि मेरी तो फसल तबाह हो गई, और आप कह रहे हो ना, आई वॉन्ट दैट क्रॉप। मैटर कोर्ट तक पहुंचे हैं ये, वो कह रहा है मैंने तो जी पैसे दिए, मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट द क्रॉप। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही जब नहीं हो सकता, जो परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे उसको ला सकते हो? आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, बात रही आपके नुकसान की, दैट इज अ डिफरेंट इशू। अभी आप उससे फसल का डिमांड नहीं कर सकते। आप डिमांड किस चीज की कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, मेरा पैसा लौटाओ, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन क्रॉप की परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो, आप तो मेरे साथ आए थे? नहीं कर सकते। ये टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। अब वन बाय वन लिखते हुए चलेंगे एज पर बुक। समझ आ गए? किसी में कोई डाउट है तो बताओ, बोलो ना। सर्टेनिटी वाला अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, है ना? लिखना शुरू कर देते हैं, लिखें सर। ये एसेंशियल एलिमेंट्स की बात हो रही है। पहला, ये दूसरी साइड से स्टार्ट हो रहा है, जहां नॉट एग्जॉस्टिव, वहां से आपका जो मॉड्यूल है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसी को कॉपी कर रहे हैं। लिखो पहला, टू पार्टीज। ये तो हमारे कंसेप्ट हमारा एकदम से क्लियर है। दो पार्टीज होना तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जब तक दो पार्टीज नहीं होंगी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लिखा भी हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टीज एक्सेप्टर। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑफर प्लस एक्सेप्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑफरर प्लस एक्सेप्टर, क्योंकि दो पार्टीज तो जरूरी है, एक ऑफर करेगा एक एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। आप दूसरे लेमन लैंग्वेज में सेलर बायर भी कह सकते हो, सेलर बायर भी कह सकते हो।
आपके अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें इन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की। एक एग्जांपल, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, क्या लिख रहे हैं? व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ा है सबने? क्या होता है डिसोल्यूशन में? कंपनी एसेट्स बेच दी जाती है, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाती है, बाद में जो भी होता है आपस में पार्टनर्स सेट ऑफ कर लेते हैं। यही है सिंपल सा। तो द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, डिवाइड हो रही थी। द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, सेल्स टैक्स ऑफिसर पहुंच गया भक्कर, क्या कर रहे हो सर? पार्टनर है, एसेट्स आपस में बांट रहे हैं, ना ना, इट विल बी डीम्ड एज सेल, टैक्स दो, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जब सेल परचेज की होती है उस पर जीएसटी लगता है ना, जीएसटी लगेगा जी, जीएसटी चाहिए। हाँ, उसने यही बोला, सही पकड़ लिया कह रहा, इसीलिए पूछा डिसोल्यूशन पता है तभी समझ पाओगे। डिसोल्यूशन हमने पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि जो डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप फर्म की जो बात हो गई है, वहां पर पार्टनरशिप फर्म तो कुछ होती ही नहीं, पार्टनर्स ही होते हैं मेन। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इन्फ्लुएंस करता है, तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को तो सेल कर ही नहीं रहे भाई, वो सेल थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सेट ऑफ हो रहा है इधर से उधर, क्या करें जी, सामान आ गया, सेल नहीं हो रही। तो वो क्या कह रहा है? द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोस एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। याद रहेगा तो ब्रैकेट में लिख लो एग्जांपल, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी, ये आपको मेंशन करके आना है। एग्जांपल जरूर मेंशन करके आने हैं, एग्जांपल अगर केस के साथ मेंशन करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड सन कंपनी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, रामलाल नहीं सॉरी रमन लाल। रमन लाल, रमन एस एंड कंपनी, रमन लाल एस एंड कंपनी। आपने बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देकर आना है। स्टेट ऑफ गुजरात का मतलब क्या है? वहां के सेल्स टैक्स ऑफिसर ने केस किया हो तो इसलिए वो स्टेट ऑफ गुजरात हो गया, क्योंकि जब टैक्स का मैटर आता है तो उसमें टैक्स का केस कौन लड़ता है? स्टेट लड़ती है। और किसके ऊपर किया? दोनों पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म में थे। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया ही था आपको, तो पार्टनरशिप फर्म है वो तो पार्टनर्स एड्रेस करते हैं, उसने ये लिख भी दिया कि जो ऑनर्स हैं वो तो जॉइंट ऑनर थे उस एसेट के ऑलरेडी, तो ऑनर अपने आप को कैसे एसेट बेच देगा? तो जब वो अपने आप को नहीं बेच सकता तो जीएसटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो तब होगा जब ट्रांजैक्शन किसी दूसरे पार्टी के साथ हो। क्लियर है पॉइंट? सेकंड लिख, पार्टीज मस्ट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज मस्ट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, उसमें यही था ना दूसरा ऑप्शन। वो कहना चाहता है इसमें बेटा कि जो सोशल एग्रीमेंट्स है वो काउंट नहीं होंगे, इंटेंशन क्रिएट होनी जरूरी है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए। अभी उसका एग्जांपल हमने क्या दिया था? पॉकेट मनी का, वो सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं है। सेम इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी एक रिलेशनशिप आ रही है हस्बैंड और वाइफ की, फादर और सन की तो समझ गए आप, अब जरा हस्बैंड और वाइफ की समझ लो। A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month. While he was abroad, husband failed to pay the promised amount. Wife ने सू कर दी, केस कर दिया, मेंटेनेंस कहा था इसने मंथली देगा, मेरे को दे नहीं रहा। तो क्या कह रहा है? The wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover it as it was a social agreement. ये social agreement था। Actually ये
बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस है, ये भी लिखेंगे भी, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। केस हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ फेमस केसेस है। ये बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर है, इसमें भी यही हुआ था। हस्बैंड वाइफ यूके से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, वहां पर वाइफ को ऑस्ट्रेलिया का वेदर सूट नहीं किया, छुट्टी में वापस गए, वाइफ ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। ठीक है भाई, मैं चले जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तो ठीक है, मैं मंथली भेजता रहूंगा, खर्चा चला लेना खर्चा। भेजना उसने बंद कर दिया, वहां पर उसने भेजना बंद कर दिया। तो इसका और आगे एक्सटेंशन हुआ, करे जब तक ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप थे, ये क्या था? ये था एक सोशल एग्रीमेंट। थोड़े टाइम बाद वाइफ ने उसके पर केस कर दिया डिवोर्स का। तो डिवोर्स के मैटर में क्या एलिमनी मिलती है, वहां पर कोर्ट दे सकता है ऑर्डर कि भाई आप इसको इतना मंथली दो, तब वो ऑफिशियल हो जाता, तब वो लीगली इस पर बाउंड हो जाता। अभी जब तक आप इस तरह की रिलेशनशिप में हो, यहां पर आप सोशल ऑब्लिगेशन में हो, लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं हो। कोर्ट डिसाइड करेगा, समझ के बात? तो इसमें भी लिख लो ब्रैकेट में, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, कॉमा डालकर लिखना सोशल एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सोशल एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ did not create legal relations, did not create legal relations। ठीक है जी, did not create legal relations, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सोशल एग्रीमेंट है तो वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा। और भी एग्जांपल दिए, लेखपाल प्रॉमिस कर रहा है अपने बेटे से कि जैसे सीए पास करेगा 5 लाख रुपए दूंगा, सोशल एग्रीमेंट है, बेटा केस नहीं कर सकता। ये देखो जरा एग्जांपल 7 भी पढ़ लो, दिख रहा है सबको? A sold goods to B on condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship with B. सिंपल है, तो बहुत अच्छा था। 30 डेज का तो टाइम दे सकता हूं मैं, होता है लोगों का। नॉर्मल केसेस में 1-1 हफ्ते का तो केस वैसे ही होता है जैसे आपने कहा जी हाँ जी मैंने टीवी बुक करा दी है, और अगर पेमेंट और डिलीवरी है और 1 हफ्ते बाद सामान आएगा तो पेमेंट और डिलीवरी तो करोगे। क्या वो मना कर सकता है कि नहीं नहीं आपने पैसे नहीं दिए मैं नहीं भेज रहा? आप कहोगे उसमें ऑप्शन था, टीओडी का कोई ऑप्शन बोलते तो था, तो मैंने ऑप्शन ले रखा, मना नहीं कर सकता वो। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, बिल्कुल मेरी इंटेंशन एकदम क्लियर है। ठीक है जी, अब लिखो थर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज। इसने अदर वर्ड लिख दिया है, लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद in certain cases। इसमें तो आप सिंपल लिख लो, परचेज ऑफ अ फ्लैट and got it registered, purchase of a flat and got it registered, कॉमा डालकर there is need of lots of legal formalities, there is need of lots of legal formalities to be complied with, to be complied with to get the property registered, to get the property registered in your name।
लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज टू, क्या लिख रहा था मैं, टू गेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन योर नेम, टू गेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन योर नेम। क्यों जरूरी है? अब मान लो आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, आगे आपने खरीद तो ली लेकिन अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई, अब आप बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे, क्योंकि रियल ओनर तो अभी तक वही बना पड़ा है जिससे खरीदी है। अब आप उसके पास थोड़ी रिक्वेस्ट करने जाओगे, यार भाई साहब ने मकान भेज दिया, आप चलो यार, तो मैं क्यों जाऊं? तो उसके लिए क्या है, आपको लीगल फॉर्मेलिटी करा लेनी जरूरी है, नहीं तो आपके नाम नहीं हो पाएगी ट्रांसफर प्रॉपर्टी। फिर देखो एक एग्जांपल दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या आप अपनी कार का इंश्योरेंस ओरली करा सकते हो? नहीं करा सकते, डॉक्यूमेंट्स है, फिल करने पड़ेंगे, पेपर्स है, उन्हें भरना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं हो सकता। फिर वही, और लेटेस्ट एग्जांपल, तो क्या आप सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हो सकते हो? फॉर्मेलिटीज को पूरे किए बिना जब भर रहे होंगे ऑनलाइन, तो कितना कुछ मांगा होगा उसने, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटो, आपके डॉक्यूमेंट्स, तब जाकर तो रजिस्टर्ड हुए। फिर 10 दिन का टाइम लेता है इंस्टीट्यूट, क्यों? टू वेरीफाई, टू गेट वेरीफाई। आपको क्या लगता है उसने वेरीफाई नहीं किया होगा? आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए होंगे कि भाई जो सर्टिफिकेट दे रहा है ठीक भी है कि नहीं। ऑटोनोमस बॉडी है, सी इंस्टीट्यूट को रिस्क थोड़ी लेगा कि कोई गलत स्टूडेंट एनरोल हो जाए हमारे साथ, ठीक है जी। तो जहां पर राइटिंग की जरूरत है वहां पर राइटिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं हुए तो दिक्कत होगा। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी सर्टेनिटी में क्या है? आप जब शोरूम में जाते हो, कार के शोरूम में, आप कहोगे जी मुझे कार खरीदनी है, या आप जाते हो किसी मॉल में, आप कहते हो मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है, शर्ट खरीदनी है, तो क्या पूछता है सेल्समैन? या दे देता है शर्ट पैक की और दे दिए। आजकल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शर्ट्स हैं, आपसे पूछेगा किस टाइप की शर्ट चाहिए, है ना, साइज, ब्रांड, ये सारी चीजें। तो सर्टेन होना भी तो जरूरी है। सर्टेनिटी इस मीनिंग में भी है, सिंपल ये कह दो कि हाँ जी शर्ट दे दो, तो वो नहीं चलेगा। सर्टेनिटी, जो चीज चाहिए उसको सर्टेन करो, ठीक है जी। हमें जो ब्रांड चाहिए वो सर्टेन और फिक्स होना जरूरी है। देखो क्या एग्जांपल ले रहा है, ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। तेरा ऑयल से क्या मतलब है? ऑयल तो कई तरह का होता है, ऑयल्स तो कई तरह के होते हैं, उसको डिफाइन तो करो, सर्टेनिटी में तो आओ। सर्टेनिटी में तो आओ। तो कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो वेग लग रहा है। आप कह रहे जी आई वांट टू ज्वाइन प्रोफेशनल कोर्स, तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे ना कौन सा, आई वांट टू ज्वाइन सीए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स तो बहुत सारे हैं, सर्टेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। आज नेक्स्ट, इसमें तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बहुत जरूरी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, आग लग गई खेत में, अब उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो वही आपको एग्जांपल दे देगा। ठीक है जी, लिख लो एग्जांपल में, लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड, लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड, लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड
नाउ नॉट पॉसिबल टू डिलीवर, नाउ नॉट पॉसिबल टू डिलीवर। नॉट पॉसिबल टू डिलीवर। ये थे वो 5 जो एज पर बियॉन्ड सेक्शन 10 थे। ये था ना, 6 नहीं था ये पॉसिबल। अच्छा सॉरी 5, हाँ ये तो उसमें 5 ही है ना। अब 6 आएंगे विद इन सेक्शन 10 वाले। ये तो बियॉन्ड सेक्शन 10 वाले थे ना, 5 थे, ये 11 थे ना टोटल, 6 इधर और 5 इधर। अब आ जाओ, अब हेडिंग डालो, एसेंशियल एलिमेंट्स एज पर सेक्शन 10। एज पर सेक्शन 10 पहला क्या था? एग्रीमेंट, लिख लीजिए एग्रीमेंट। इसमें लिखा भी है फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़े। तो फर्स्ट स्टेप में एग्रीमेंट है, पर एग्रीमेंट के लिए तो हमने पढ़ लिया क्या क्या होगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, यही लिखना है बस। अब ऐसे नहीं, मैथमेटिकली नहीं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद कंसीडरेशन। ठीक है जी। सेकेंड लिखो फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट इसके ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेंट that must be free। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना, इट मीन्स कंसेंट मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड विद कोशन COERCION कोशन। ये देखो कॉज्ड बाय कोशन लिखा ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय कोशन बोल रहा हूं। मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कोशन, धमकी। कोशन मतलब होता है धमकी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में अपने, जब कोई हायर पोस्ट पर होता है तो वो अपने जूनियर्स पर थोड़ा सा अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाता है, प्रेशर गेम, उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। नहीं करेगा सस्पेंड कर दूंगा, बोलेगा नहीं करेगा। रिकॉर्ड कर रहे थे ना लोग, लेकिन अंदर बोल रहा होता है मत कर बेटा, सस्पेंड कर दूंगा। वो बेचारा डर जाता है, कहां साइन करने से बताओ। अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी कभी पेरेंट्स भी करते हैं, है ना। तो ये चीज है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, धोखेबाजी, तो बहुत चल रहा है आजकल। फ्रॉड धोखेबाजी तो बहुत चल रही है। वो कह रहा जी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, आईफोन मिल रहा है 15,000 रुपए का, जिसकी प्राइस 60, 70, 75,000 रुपए है। मिलता ही कैसे? फिर उसी के ऑपोजिट एक और चल रहा था वीडियो, तो उसने दिखाया खोलकर बैक कवर, तो कैसे 3 कैमरे सेट करते हैं। उसमें कुछ कैमरे का पोजीशन है, वो जो कैमरे की पोजीशन है वो सिर्फ उस पीछे के बैक कवर में होती है। जब उससे बैक कवर को हटाया तो पता चला था ही नहीं कुछ। फ्रॉड। हाँ सर, वो एक साल की लेवल को बना देता है। वही कुछ मैं ऐसा देख रहा था, मैं देख के दंग रह गया। और आप फोन उठाएंगे, आप कह ही नहीं सकते कि नहीं है, वो फ्रॉड है।
ठीक है जी। मिस रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट लिखो मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन भी बहुत होता है। आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जाओ, अरे सर ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया है। ये कार तो सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है, पता चला चली थी 1,10,000, और शुरू का ये घटवा दिया। वो होता होगा कुछ जुगाड़। 1,10,000 से 10,000 हो गई, आप इन्फ्लुएंस हो गए। बाद में आपको पता चला कि ये तो सर 1,10,000 चली थी। आप कंपनी पहुंचे, कंपनी ने दिखा दिया प्रूफ, करेगी ये 10,000 कहां से, अभी पीछे तो 90,000 पे तो हमने सर्विस की है। हमारे पास जैसी एविडेंस आया कि 90,000 पे सर्विस की होगी, वो तो रिकॉर्ड दिखते हैं ना कि जब सर्विस करने आई तो कार कितने किलोमीटर चली हुई है, उनके रिकॉर्ड से हमने चेक कर लिए, फिर हमने शो किया कि देखो जी मिस रिप्रेजेंटेशन था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। मिस्टेक, लास्ट है मिस्टेक। मिस्टेक क्या है, आपने मान लिया। मिस्टेक तो तभी मिस्टेक कहलाती, अदरवाइज तो फ्रॉड चीटिंग में आ जाए। आपने कहा मेरे से गलती हो गई, फिर वो मिस्टेक, जज के सामने आपने कहा मिस्टेक हो गई, तो जज क्या कहेगा, मिस्टेक हुई थी ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो फ्री कंसेंट किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? पहला कोशन, धमकी। दूसरा अंडी इन्फ्लुएंस। मैं क्यों बार बार आपको बता रहा हूं धमकी, ये इससे याद रहेगा, कुछ पिक्चर बनती है। अंडी इन्फ्लुएंस मैंने बताया कि ऑफिसर ने अंडी इन्फ्लुएंस लगाया। तीसरा फ्रॉड, फ्रॉड आईफोन का मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन, मैं कार का एग्जांपल दे रहा हूं कि मीटर चला हुआ था गलत। मिस्टेक, मिस्टेक में तो है कि आपने मान ली जी मेरी गलती, ठीक है जी गलती है, तो अब या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल भी दे रहा है कुछ। A who owns 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. सर्टेनिटी वाली पॉइंट आ गया एक तरीके से, तो ना कि मैं कुछ कह रहा हूं वो कुछ कह रहा है। There is no consensus at item and hence no consent मैच नहीं कर रहे। हमने कहा था कंसेंटेड होने चाहिए आप, और ऊपर से वो भी फ्री। ये मैंने वर्ड लिखवाया था शायद, कंसेंसस एट आइटम, लास्ट क्लास में लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, तो फ्री कंसेंट के ब्रैकेट में लिख लीजिए कंसेंसस एट आइटम, कंसेंसस एट आइटम। लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं, ध्यान रखना। तो स्पेलिंग देख लो, CONSENSUS। ठीक है जी। अगले एग्जाम्पल में थ्रेटन्ड है, थ्रेटन टू शूट बी, थ्रेट करके काम करा लिया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। आगे लिख देना है इसको, ठीक नहीं लिख दिया आपके मॉड्यूल ने कि आगे समझाएंगे आपको, एक्सप्लेन इन द कमिंग यूनिट्स, ये एक एक चीज अच्छे से और एक्सप्लेन होगी। अब आ जाओ जी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी जिसे कहा गया था, मैंने कहा था 3 चीजों पर फोकस रखना होता है इसमें। एज, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, एज, और एज का तो बहुत बड़ा बढ़िया उदाहरण चाइल्ड मैरिज आप ले लो, ज्यादा इधर भागने की जरूरत नहीं। भाई 18 साल नहीं है लड़की का कंप्लीट, तो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गेट मैरिड। वो बच्चे क्वेश्चन पूछते जी, मैरिज इज मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो आंसर यस। तो कह रहे जी इसमें तो कंसिडरेशन था ही नहीं, कह रहे इसमें तो कंसिडरेशन था ही नहीं, कहता प्रॉमिस विद ईच अदर इटसेल्फ अ कंसिडरेशन टू ईच अदर। समझ रहे हैं बात को? फिर एक बार आप देखते हैं वो
वचन होते हैं 7 वचन होते हैं 7 फेरों के साथ। कोई आपने अगर ज्वाइन कभी अटेंड किया हो शादी, वो कहना वो प्रॉमिस है एक दूसरे के साथ और वही कंसिडरेशन है। मैंने जो प्रॉमिस अपनी वाइफ से किया वो कंसिडरेशन है उसके लिए, और उसने जो मुझसे प्रॉमिस किया वो कंसिडरेशन है मेरे लिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं। वो तो दहेज प्रथा हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को? तो ये भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर आता है एक दूसरे की केयर करना, वो सब जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। इसीलिए जो ये शादियां हैं लीगली बाइंडेड है एक दूसरे के ऊपर, ऑल्दो कंसिडरेशन नहीं लेकिन लीगली बाइंडेबल है, मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है। फिर मैंने बोला था एक अनसाउंड माइंड वाला, अनसाउंड माइंड से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ये तीनों लिखने हैं, इसमें लिख लीजिए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। पहला पॉइंट 1 एज, पॉइंट 2 साउंड माइंड, तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ लिखना है, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ ने डिस्क्वालिफाई नहीं किया, बस ये ध्यान रखना है। अगर ये तीनों फुलफिल है तो यू आर कॉम्पिटेंट। थर्ड वाले का वो जो एनिमी कंट्री वाला था, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उसमें डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाते हैं आप। दूसरी चीज, आप जब किसी एक परफेक्ट प्रोफेशन में पहुंच जाते हैं तो भी आप कई चीजों के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। जैसे आप आपने आर्मी ज्वाइन कर ली तो आप सेम पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली तो आप कहीं और नौकरी नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है बाय लॉ। आप सीए हैं अगर और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को जॉब में नहीं दिखा सकते। इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं, मतलब सीए का जो लॉ पढ़ेंगे उसमें कुछ हल्का सा है, हो सकता है मैं 19-20 इधर कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी है आपके एज पर लॉ। आप उसको जब सीए बन जाएंगे तो आपको जो आपके सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से जो गाइडलाइंस है पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मान लो उसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगती है, आप उस कंपनी का फिर ऑडिट नहीं कर सकते। अब आपने एम्प्लॉय भी दिखा दिया और आप कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग भी है, और आप ही को उस कंपनी ने हायर भी कर लिया जी आओ ऑडिट करो, तो कैसे पॉसिबल है? सारे तो अकाउंट्स आप नहीं बनाए हैं, अब ऑडिट भी आप ही करोगे, जहां ठप्पा लगाना चल भी सब ठीक, चांसेस है ना प्रॉब्लम्स आने के। इसलिए ये है कि रिस्ट्रिक्शन एज पर लॉ, वो आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है जी, तीनों समझा दिए उसने, एज का मैंने बता दिया आपको, साउंड माइंड का भी मैंने आपको बता दिया था, और आपको अगर आप एनिमी कंट्री के साथ कोई डील करेंगे तो वो दिक्कत नहीं। फोर्थ वन, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसे अभी हमने लिखा कंसेंसस एड आइटम फ्री कंसेंट के लिए, इसके लिए भी है क्विड प्रो को, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए क्विड प्रो को, ये भी लैटिन फ्रेज है। हम लोग इंग्लिश लॉ से बहुत ज्यादा प्रेरित रहे हैं, अंग्रेजों ने तो राज किया था और अंग्रेजी बहुत सारे लॉ पहले इंप्लीमेंट कर चुके थे, तो हमारे लिए बड़ा इजी रहा कि पहले उन्हीं को फॉलो किया जाए। तो अम्बेडकर साहब पहले सबसे पहले ज्यादातर वहीं पर रहे, तो आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में घूमे, उनका उठाए। तो कंसिडरेशन हम पढ़ेंगे किसमें? सेक्शन 2 डी, दिल्ली वाला डी, ध्यान रखना है। तो कंसिडरेशन तो हमने पढ़ ही लिया था। कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो को आ गया एक नया वर्ड, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन को लेकर पूरा एक चैप्टर है, उसमें समझाया जाएगा। समथिंग इन रिटर्न मतलब कार खरीद रहे हो आप, कार खरीदोगे तो पैसे दोगे, बुक खरीदी तो 500 रुपए दिए थे, समथिंग इन रिटर्न। क्वेश्चन बच्चों के लिए राइज होते हैं कि सर मान लो इनएडिक्वेट हो,
मैंने 500 वाली किताब 50 में खरीद ली, पॉसिबल है? कंसेंट फ्री होनी चाहिए। गन पॉइंट पर ना लिया हो, धमका के ना लिया हो, धमका के तो पैसे कम कराए जाते हैं। अगर इनएडुकेट है तो भी वो कंसिडरेशन कहलाएगा, सब्जेक्ट टू सामने वाली पार्टी कोई कंप्लेंट ना कर। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन क्या था? लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखना बच्चों। मैं आपसे अफीम का डील नहीं कर सकता, AK-47 की डील नहीं कर सकते, अफीम चरस गांजे की डील नहीं कर सकते। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ जगह अलाउड है, जहां मेडिसिन की बात आ रही है वहां अलाउड होगा, हम नहीं कर सकते। आर्मी का बंदा आर्मी खरीद सकती है, हम नहीं खरीद सकते AK-47, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे बात को? कंसिडरेशन भी लॉफुल होना बहुत जरूरी है कि आप बदले में कुछ ऐसी चीज दो जो लॉफुल हो, जो लॉफुल नहीं है तो वो नहीं दे सकते। मैं आप कह रहे हो कि मैं अफीम दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुझे गांजा दे दूंगा, चेंज एक्सचेंज में दोनों तरफ से कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हो गया। एग्जाम्पल देखो, ये थोड़ा सा बहुत ब्रॉड उसमें चलता है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कहा कि केस मत कर यार। एक्चुअली केस मत कर तो एक मैटर करता है कि केस क्या है। सिंपल केस है, आपस में लड़ाई झगड़े का, भाई भाइयों में प्रॉपर्टी का विवाद है, मियां बीवी का झगड़ा है, उसमें तो कोर्ट अलाउ कर देता कि सुलह डालो आपस में। हर जगह नहीं कर सकते। डकैती डालिए, अगेंस्ट द स्टेट हो गया, याद है बताया था, क्रिमिनल केस है। आप तो थे इस क्लास में? नहीं, सिविल और क्रिमिनल वाली है ना। तो अगर क्रिमिनल केस है तो क्या है? अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट में तो जिम्मेदारी किसके पास पहुंच गई? स्टेट की। ये आपको एक क्लास में लेकर समझा दूंगा। एक्चुअली मेरे दो तरह के केस होते हैं, सिविल केस, क्रिमिनल केस। हल्का सा ब्रीफ करूंगा। सिविल केस का मतलब क्या होता है? दो लोगों में आपसी विवाद, वो सिविल केस कहलाता है। क्रिमिनल होता है कि अगर आपने किसी के साथ ऐसा काम किया जो स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट की पॉलिसीज के अगेंस्ट। जैसे स्टेट क्या कहता है? स्टेट कहता है कि पीस बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आप अगर पीस को इफेक्ट करोगे तो स्टेट आप पर केस करेगा। अगर आपने, आपको नहीं बोलते, चलो किसी ने किसी को चाकू मारा, ए ने बी को चाकू मारा, तो ए ने क्या किया? सोसाइटी को हर्ट किया। बी को तो हर्ट किया ही किया, साथ में सोसाइटी को भी हर्ट किया, सोसाइटी की पीस को हर्ट किया, लोगों में कितना क्योस फैल गया। तो वहां पर तो चाकू छूट जलते, उस कॉलोनी में नहीं जाएंगे, है ना। जैसे इधर एक गगनगिर के पीछे गोलियां चली थी, वो वीडियो भाई साहब वायरल हुआ है। लोगों ने बोलना शुरू किया उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। क्योस फैल गया ना, डर फैल गया। तो डर ना फैलाना भी आपकी ड्यूटी है। तो वहां पर राइट्स और ड्यूटी का भी खेल होता है। अगर आप अपनी ड्यूटी को अवेल करते हो, अगर आप अपनी ड्यूटी को अपोज करते हो, ड्यूटी को अवॉइड करते हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगेगा। और हर क्रिमिनल केस में आप तुरंत किसी को ये नहीं कह सकते सामने वाली पार्टी को कि केस मत कर। हर तरह की उसमें सेक्शंस है। जैसे यहां पर हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, वहां पर भी सेक्शन है। इंडियन पिनल कोड IPC, उसने भी डिफाइन कर रखा है किस सेक्शन के मैटर में आप कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। हर सेक्शन में नहीं कर सकते, लेकिन जो बात आती है जहां पर पारिवारिक विवाद है, वहां पर फिर भी सेटल हो जाता है कि ठीक है। जैसे दोनों भाइयों में आपस में प्रॉपर्टी का विवाद है, एक कह रहा नहीं ये वाला फ्लैट मेरा, एक कह रहा नहीं ये वाला फ्लैट मेरा, दोनों कोर्ट पहुंच गए। फिर दूसरे को आगे गया, कोर्ट में क्या वकीलों को फीस देंगे, ऐसा कर तू कोर्ट मत जा, ले पकड़। उसने कोर्ट ना जाने के बदले उसको क्या दिया? उस फ्लैट की चाबी, कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर वो कोई हार्म नहीं कर रहा, सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहा, वो तो आपस में बात ठीक कर रहा है।
तो ये मैटर अलाउड है। तो इसमें क्या कह रहा है, वही चीज, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, बट आगे फिर क्या कह रहा है, फॉर रॉबरी। भाई सब बताओ, डकैती डाल कर आए, गोलियां चला कर आए, चाकू मार कर आए, लोगों को मार पीट सर फाड़, ये कर वो कर, घर। तो कह रहा है एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, कह रहा है तेरा सारा सामान वापस कर दूंगा। तो वो क्या कह रहा है, द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि अगेंस्ट द सोसाइटी था, अब अकेला वो डिसाइड ही नहीं कर सकता। भाइयों में झगड़ा था तो वो कर सकते थे कि तुझे फ्लैट चाहिए, ले ले यार, चल कोर्ट मत जा, लेकिन वो नहीं। तो मैंने बताया कि ये डिफाइन करता है। तो इसमें ये थोड़े से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो जाएंगे, आपको टेक्निकली हर जगह फिट नहीं करना। आपने सब पढ़ाया था, अब मैं कहूंगा और आप कह रहे हो कि अब दो भाइयों में आपस में विवाद है और एक कह रहा है कि मत जा, तो वो कैसे हो गया। तो वो थोड़ा सा जब डिटेल में आगे हम पढ़ जाएंगे तो समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो केसेस जो है अगेंस्ट अगर स्टेट चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, ये अगेंस्ट स्टेट है रॉबरी, तो उसको कंपेयर किया जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज के साथ। जैसे राइट्स है, राइट्स क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में आप अपने फादर को कह सकते हो जबरदस्ती मुझे पढ़ना है, और वो मना करेंगे तो आप कोर्ट आ सकते हैं। अब आपके फादर कह रहे हैं कि अच्छा बेटा कोर्ट मत जा, चल पढ़ ये ले 10,000 रुपए और पकड़, कोर्ट मत जा, तो वो इलीगल नहीं, वो ये कहना चाहता है। जहां राइट्स की बात आ रही है, ड्यूटी क्या है, पीस रखो, हार्मनी बनाए रखो सोसाइटी में। अगर पीस और हार्मनी को अफेक्ट करोगे तो दिक्कत है। ठीक है जी। लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बेटा ये चैप्टर आएगा, इसको पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि 24 से 30 तक और सेक्शन 56 उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी लोग सेक्शन 10 पर ही अटके हुए हैं, और 10 से भी पहले हमने 2 पढ़ा है, बीच के भी कई सेक्शंस रह गए। तो इतनी दूर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको सिर्फ एज इट इज याद करना है। बस इसमें ये याद रखना है कि कुछ एक्ट्स आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये आप नहीं कर सकते, और अगर आपने वो किया तो फिर वो वॉइड है ही। तो इसलिए बोल रहा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये ध्यान रखना है कि पहले से ही वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड डिक्लेयर्ड है, आप उसमें नहीं जा सकते। तो उनको कह रहा है इनको अलग रखना है, ये तो आपने करनी नहीं है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये अभी नहीं बताएंगे, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे ये वाला पार्ट। ठीक है जी। तो टोटल हमने 11 पढ़े एज पर सेक्शन 10, 6 थे। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 10 इज एग्जॉस्टिव, तो आप क्या लिखेंगे, नो। फिर इसमें आप बताएंगे क्योंकि 6 डिफाइंड है वहां पर, उसके अलावा तो 5 और है जी, इन 5 की वजह से ये नॉट एग्जॉस्टिव हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसको याद करके आना है आप लोगों ने। ठीक है जी। फिर इसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो पढ़ेंगे।